हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछली क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उस टॉपिक का नाम था टेंस। बिल्कुल। और उस टेंस टॉपिक में हमने अपना पास्ट टेंस कंप्लीट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कुछ एडवर्बियल्स जो यूज किए थे उन्हें कंप्लीट किया था। क्लियर? अब दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के पक्ष में अब हमारा केवल फ्यूचर टेंस बचा है। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करने के बाद में हम सीक्वेंस ऑफ टेंस को ही स्टार्ट करेंगे। और सीक्वेंस ऑफ टेंस को कंप्लीट करने पर आपको इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में, उनसे संबंधित एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट किया था। और कुछ कंडीशन जो हैं वो हमने वर्ब टॉपिक उससे पहले जो डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस की थी, वो सब जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़े, और पास्ट का मतलब है जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़े। और फ्यूचर टेंस का मतलब बताया था जब आपको वर्ब की रूट फॉर्म यूज करनी पड़े। और वो रूट फॉर्म क्यों यूज करनी पड़ती है, इसका अपने आप में एक प्रॉपर कारण है। तो चलिए उस कारण को हम टॉपिक डिस्कस करते समय डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टेंस। और उस टेंस का माय डियर नाम है आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है दोस्तों? फ्यूचर टेंस है। अब देखिए, फ्यूचर को स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस जो है ये अपने आप में कंप्लीटली कैसा होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है। कंप्लीटली कैसा होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी अनिश्चितता प्रकट करने वाला होता है, यानी इसमें निश्चितता बिल्कुल नहीं होती। क्लियर? इसके भी वही आपके फोर सब कैटेगरीज होंगी। फोर सब कैटेगरीज में दोस्तों, पहली सब कैटेगरी जो होगी आपकी, वो होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सी होगी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वही कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी सेंटेंसेज को, यानी हिंदी सेंटेंसेज की पहचान करने का क्या तरीका होगा हमारे पास। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी आपको गा, गी और गे टाइप वर्ड्स जब मिलें किसी भी वाक्य में, ये इनमें से कोई भी अगर आपको वाक्य में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां होती है जब हम सिर्फ इनको पढ़कर उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये आपको मिलेंगे तो सही, लेकिन इसमें एक साथ में कॉन्सेप्ट जुड़ता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? विदाउट रहा एंड चुका टाइप वर्ड्स। रहा एंड चुका टाइप वर्ड्स जो हैं उनके बिना जब गा, गी, गे आएगा तो उस कंडीशन में वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि सेंटेंस आ जाए, वह बाजार जा रहा होगा, तो लास्ट में गा तो यहां भी आ रहा है, लेकिन इसमें रहा वर्ड आ गया, और रहा वर्ड आने से ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनता। वह बाजार गया होगा तो इसका मतलब काम हो गया पूरा, तो यानी कंप्लीशन। चुका का मतलब कंप्लीशन, जो हम पहले भी टेंस में पढ़ते आए हैं, है ना? तो चुका जो बताता है वो किसको बताता है? कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है? कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, कार्य का पूरा होना ये बताता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए वाक्य में, जब गागी गे आएगा तो उस कंडीशन में क्या नहीं होना चाहिए? उसके साथ रहा टाइप और चुका या कंप्लीशन को बताने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे वह बाजार गया होगा, तो इसमें भी गा आ तो रहा है, लेकिन गया शब्द आ गया जो कि काम के पूरे होने के बारे में बताता है। तो माय डियर, दिस सेंटेंस इज आल्सो नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित नहीं है। तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित कब होगा? जब हम कहें वह बाजार जाएगा। तो वह बाजार जाएगा, इसमें ना रहा जैसा कोई शब्द आया,
ना ही इस कार्य के पूरे होने से संबंधित कोई शब्द आया, सिर्फ यहां गा वर्ड आया है और गा वर्ड आ जाने से ये सेंटेंस माय डियर बन जाता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्लियर? ये आपके हिंदी सेंटेंसेज की पहचान है। और दोस्तों जब इंग्लिश सेंटेंसेज की पहचान हम करते हैं, किसकी करते हैं? इंग्लिश सेंटेंसेज की पहचान हम जब करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा आप, इंग्लिश सेंटेंस की पहचान कैसे करें, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको वाक्य में मिल जाए टुमारो या फिर आपको मिल जाए नेक्स्ट प्लस टाइम या फिर आपको मिल जाए कमिंग प्लस टाइम या फिर आपको मिल जाए फॉलोइंग प्लस टाइम, इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर आपको मिल रहा है तो दोस्तों समझ जाइएगा कि दिस सेंटेंस मे बी रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इफ सेंटेंस अलाउज। अगर सेंटेंस हमें परमिशन देता है तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन शब्दों के आ जाने से। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं इसके रूल्स की, तो देखिए इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में माय डियर दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शैल का एंड विल का। किस किस का? शैल का एंड विल का। तो शैल एंड विल दोनों का प्रयोग कैसे होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ तो लगेगा क्या? शैल लगेगा, लेकिन विल जो है ये बाकी अदर्स के साथ आएगा। अदर्स के साथ विल आता है, यहां सिर्फ आई और वी के साथ ही क्या आएगा? शैल आएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि सर ज्यादातर समय हमने सुना है कि आई वी के साथ भी विल आता है, तो माय डियर बिल्कुल आता है, लेकिन उसकी कंडीशन फिक्स है। क्या कंडीशन है? कि एक तो स्पीकिंग में आप विल का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे कारण है। स्पीकिंग में हमेशा फ्लुएंसी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, आपके बोलने में फ्लुएंसी आनी चाहिए, इसको इंपॉर्टेंस देते हैं हम। और फ्लुएंसी लाने के लिए शैल जितना इंपॉर्टेंट होता है, शैल जितना सुविधाजनक होता है, या शैल जितना सिंपल होता है, उससे ज्यादा सिंपल होता है आपका विल। एक तो आप शैल बोलो और एक आप विल बोल दो, तो विल फट से बुल जाता है, फ्लुएंसी के साथ बुल जाता है, इसलिए विल का यूज करते हैं। और दोस्तों लिखने में भी हम विल का यूज करते हैं आई और वी के साथ। आगे टॉपिक आएगा आपका मॉडल्स, उस टॉपिक में आप समझेंगे कि विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग मॉडल्स के रूप में भी होता है, और उस कंडीशन में स्थिति ये अपनी बदल लेते हैं कि आई वी अपने साथ विल ले लेता है, बाकी सब अपने साथ शैल ले लेते हैं। तो कंसेप्ट कहने का मतलब, बट वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन दिस सेंटेंस और इन दिस टेंस एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी यहां आने वाले वाक्यों में या यहां आने वाले इस टेंस में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो दोस्तों इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, एंड विद अदर्स वी यूज विल। क्लियर कॉन्सेप्ट? आफ्टर इट, रूल नंबर सेकंड, and rule number second is related to main verb, and we all know that shall and will are also related to modals, and in future tense we have to use root form of the verb. हम सब जानते हैं shall will मॉडल है, मॉडल भी अपने बाद रूट फॉर्म लेते हैं, मैंने आपको वर्ब के दौरान डिस्कस करवाया था। और दूसरा है फ्यूचर टेंसर, फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था फ्यूचर बोले तो वर्ब की रूट फॉर्म। सो माय डियर, मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब की रूट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूट फॉर्म में आपको बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं तरीके से पहले ही, कि रूट फॉर्म का मतलब है जो जड़ है, जहां से हम शुरुआत करते हैं वर्ब की। वो बात अलग है, आज तक आपने भले ही ये सुना हो, ये पढ़ा हो, आज भी आपको पढ़ने और सुनने को मिलता हो कि फ्यूचर टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। माय डियर नो, फर्स्ट फॉर्म कांट बी यूज्ड इन दिस टेंस। फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज होनी होती तो क्या यहां पर कभी भी हम इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बी की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन दिस टेंस फर्स्ट फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती ही नहीं है, यहां रूट फॉर्म आती है, और इसलिए आप शैल बी और विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माय डियर, ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं। ठीक है, अब आता है आपका अगला टेंस, और वो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
कौन सा टेंस है दोस्तों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वैसे ऐसा टेंस है जो एग्जाम में न के बराबर पूछा जाता है। और ऐसा क्यों? कारण है इसके पीछे कि जैसे हम अब तक जितने टेंस पढ़ते आए थे, उन सभी टेंस के पास खुद का एक स्पेसिफिक रूल होता है, स्पेसिफिक वर्ड होता है उनका खुद के पास। हर टेंस के पास कुछ शब्द लिखे हैं हमने, लेकिन एकमात्र ये ऐसा टेंस है जिसके पास खुद का कोई सेपरेट वर्ड नहीं है, एडवर्बियल नहीं है। ये अगर कभी अपने आप को बनाना चाहता है, अपने सेंटेंसेस का निर्माण करना चाहता है, तो बाकी के टेंस से उन शब्दों को उधार लेके और अपने यहां पर सेंटेंसेस का निर्माण करता है। और जब ये उधार लेगा तो किससे लेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट वही होगा हमारा कि हिंदी सेंटेंस की पहचान हम कैसे करें। तो हिंदी सेंटेंस में माय डियर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वाक्य में आपको रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे अगर आता है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है, विदाउट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी यानी एक्टिविटी जो है, जो एक्टिविटी हो रही है उसके कार्य के शुरू होने का समय इसमें नहीं मिलना चाहिए, जो हमने लिखा है विदाउट। और अगर इसके बिना, इस समय के बिना रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से संबंधित होगा, और ये हिंदी सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग है। क्लियर कॉन्सेप्ट? एंड माय डियर आफ्टर इट, अगर हम इंग्लिश सेंटेंसेज की पहचान करना चाहें तो आप ध्यान रखिएगा, इसका खुद के पास तो कोई वर्ड है नहीं, खुद के पास कोई वर्ड नहीं है इसका। तो फिर हम जब, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है, वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टुगेदर। ये कंसेप्ट पढ़िए आप। जब कभी भी किसी वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के शब्द या फिर उनके साथ में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वर्ड्स के साथ में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के वर्ड्स अगर मिल रहे हैं, दोनों के शब्द एक साथ मिल रहे हैं, तो एक साथ आने पर इधर का कॉन्टिन्यूअस और इधर का फ्यूचर वर्ड लेकर और हम इस टेंस का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? समझना, मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं एक बार। वह कल इस समय यह पुस्तक पढ़ रहा होगा। यह सेंटेंस देखिए, अब आपको अपने आप पता लग जाएगा, यहां पर एक वर्ड आया कल, यहां पर आया एक वर्ड इस समय, और कल इस समय, इसका मतलब कल वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग होती है क्या? टुमारो, एंड दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित है दोस्तों। और बात करते हैं जब हम इस समय की, जिसका मतलब होता है एट दिस टाइम, एंड एट दिस टाइम इज रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट जब एक साथ आया तो सेंटेंस में आ गया रहा होगा, और रहा होगा आ गया, तो आप इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको इसमें कार्य के शुरू होने का समय नहीं मिलेगा, और यहां रहा होगा आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब कभी भी आपको किसी वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित शब्द या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित शब्द अगर वाक्य में मिलता है, माय डियर दैट सेंटेंस विल बी रिलेटेड टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़े। अब अपने इस टेंस के रूल की बात अगर हम करें तो रूल नंबर फर्स्ट वही आता है
माय डियर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वही दो वर्ड आपके काम में आते हैं, शैल एंड विल ही आएंगे यहां। वो बात अलग है, आपको आज तक भले ही शैल बी और विल बी बताया गया हो, लेकिन हम वर्ब टॉपिक जब डिस्कस किए थे टेंस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल सिंगल वर्ड आ सकता है, कंपाउंड वर्ड यानी दो शब्द एक साथ जुड़कर कभी हेल्पिंग वर्ब का निर्माण नहीं करते। तो इसलिए शैल विल आता है, लेकिन आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि रूल नंबर सेकंड कहता है जो संबंधित है आपका मेन वर्ब से। अब चूंकि दोस्तों टेंस का नाम ही है कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस बोले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहां आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है आपको, हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर बोले तो वर्ब की रूट फॉर्म, फ्यूचर बोले तो वर्ब की रूट फॉर्म। अब रूट फॉर्म तो कहीं आई नहीं ना अभी तक, और शैल विल मॉडल का काम भी करते हैं, इसलिए मॉडल्स को अपने बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए नहीं, इनको तो रूट फॉर्म चाहिए। और रूट फॉर्म भी ऐसी जो आईएनजी के साथ लग सके, किसके साथ, आईएनजी के साथ। और स्टार्टिंग वाली उस क्लास को याद कीजिए जिसमें मैंने आपको बताया था, बताइए आईएनजी के साथ लगने की जिम्मेदारी किसे मिली हुई है, तो आपने वहां पर पढ़ा था कि बी की फॉर्म को मिली हुई है। और बी की रूट फॉर्म क्या होती है, खुद बी होती है, और यहां पर आप इसीलिए यूज करेंगे किसका, बी एज अ रूट फॉर्म। रूट फॉर्म के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसलिए यूज किया गया बी को यहां पर। इसलिए कि शैल बी विल बी बना दो आप, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसी हिसाब से पढ़ने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। अब इसमें एक तो वर्ड फ्यूचर मिल रहा है, इसका मतलब आपको रूट फॉर्म लगानी है, परफेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है। अब आप समझिएगा कंसेप्ट, कंसेप्ट इसके हिंदी सेंटेंसेज की पहचान की बात कर लें हम। हिंदी सेंटेंसेज को अगर पहचाने तो यहां पर आता है गा टाइप वर्ड्स विद द सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, कार्य के पूरे होने का भाव बताने वाले शब्दों के साथ अगर गा जैसा कोई शब्द आ जाए तो दोस्तों वही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। कैसे, वह बाजार गया होगा, वह बाजार जा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, तो यानी गा वर्ड आ रहा है, साथ में खा लिया होगा, तो इसका मतलब हमारे बोलने से पहले ही वो काम हो गया होगा। तो जब कंप्लीशन बता रहा है माय डियर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट, ये हिंदी सेंटेंसेज की पहचान है। और जब माय डियर इंग्लिश सेंटेंसेज की पहचान हम करते हैं, किसकी, इंग्लिश सेंटेंसेज की पहचान करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो इसमें एक बेहतरीन वर्ड मिलता है, और उस वर्ड की वजह से ये टेंस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्यादातर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद करना उस कंसेप्ट को, और वो वर्ड ऐसा क्या है दोस्तों, बाई के साथ जब मिल जाए हमें लगा हुआ क्या, टाइम लगा हुआ मिल जाए, यदि बाई के साथ क्या मिल जाए, टाइम लगा हुआ यदि हमें मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित है। और माय डियर बाई का मतलब यहां क्या निकलता है, जनरली बाई का हम मतलब क्या मानते हैं, के द्वारा, लेकिन दोस्तों यहां इसका अर्थ के द्वारा नहीं निकल रहा है, बल्कि यहां इसका अर्थ निकलता है तक, यानी समय सूचक शब्दों के साथ जब भी बाई लगता है तो उसका अर्थ निकलता है क्या, तक। और यानी मैं अगर आपसे कहूं बाई मंडे, तो बाई मंडे का क्या अर्थ निकलता है, सोमवार तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक, ये इसका अर्थ निकलता है। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो दोस्तों यहां बाई प्लस टाइम आता है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। और इसके बाद में बात करें अगर हम रूल की, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है,
रूल नंबर फर्स्ट कहता है वही आपके हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करता है, और ये कहता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होंगी, शैल और विल ही होंगी। क्या होंगी दोस्तों, शैल और विल ही होंगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड कहता है कि इसकी मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पक्की बात है भाई, परफेक्टनेस है तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा कंसेप्ट कहता है फ्यूचर टेंस में और इन शैल विल के बाद में रूट फॉर्म आना जरूरी है, लेकिन रूट फॉर्म तो अभी तक नहीं आई, और अगर अभी तक नहीं आई है तो फिर क्या करें हम, तो इसका कारण है, तरीका है, उपाय है हमारे पास कि शैल विल को एक रूट फॉर्म चाहिए, और ऐसी रूट फॉर्म जो लग सके किसके साथ, थर्ड फॉर्म के साथ लग सके। और थर्ड फॉर्म के साथ लगने का श्रेय किसको जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी, उसके साथ रूल्स किसके बने हैं, तो वो हैव के साथ बने हैं। और माय डियर हैव की रूट फॉर्म क्या होती है, हम जानते हैं कि हैव की रूट फॉर्म हैव के रूप में आती है, और हम कहते हैं हैव एज अ रूट फॉर्म। ये एक रूट फॉर्म के रूप में इसके साथ आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव विल हैव पढ़ने लग जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता। शैल हैव विल हैव नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो वी ऑल नो दैट नॉट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब। नॉट हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, एंड इन दिस टेंस द हेल्पिंग वर्ब इज शैल एंड विल। इस टेंस में शैल और विल हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें दिख तो हैव भी रहा है, तो नॉट कहां लगाए हम, यहां शैल विल के बाद या हैव के बाद, तो दोस्तों शैल विल के बाद। क्यों, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब वास्तव में क्या है, शैल विल है। हैव तो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि शैल विल के बाद में हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो हमें एक रूट फॉर्म चाहिए थी, और रूट फॉर्म के रूप में हमने हैव को लगाया, बट इट इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। लेकिन ये इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका अगला टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर वर्ड मिल रहा है, परफेक्ट वर्ड मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस वर्ड मिल रहा है, तीनों मिल रहे हैं। और अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आप क्या पढ़ेंगे, इसे समझना आप, हिंदी सेंटेंसेज में पहचान का तरीका क्या है, तो वो आप देखिएगा। अगर आपको मिले रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये मिलेंगे आपको। लेकिन ये तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी मिले थे, दोनों में क्या अंतर है फिर, तो दोनों में क्या अंतर होगा, ये सब मिलेंगे लेकिन विद द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, कार्य के शुरू होने का समय दिया जाएगा वहां पर। और अगर कार्य के शुरू होने के समय के साथ माय डियर वी यूज रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इन एनी सेंटेंस, इट मींस दैट सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित होगा। इंग्लिश सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो माय डियर इंग्लिश सेंटेंसेज में भी आपका कंसेप्ट वही होगा जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। इसमें भी आपको सिंस फोर मिलेगा, और उसके साथ क्या मिलता है, टाइम मिलता है। लेकिन कई बार दोस्तों या सिंस फोर के स्थान पर आपको फ्रॉम का प्रयोग भी मिल जाता है, और फ्रॉम के साथ भी आप क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। तो माय डियर यहां आप जब ऐसा पढ़ते हैं, तो आपका अब जब सीक्वेंस ऑफ टेंस हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पहला जो रूल होगा वो यही होगा कि सिंस फोर का प्रयोग कैसे करें और फ्रॉम का प्रयोग कैसे करें। सिंस फोर और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों का तरीका आप समझिएगा। सिंस और फोर में तो अंतर मैंने आपको बता ही दिया था।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दौरान कि सिंस डेफिनेट टाइम और फॉर इनडेफिनेट टाइम के साथ आता है और कैसे हम डिसाइड करते हैं वो भी तरीका बता दिया। बट सिंस, फॉर और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, ये हमारा रूल बनेगा सीक्वेंस ऑफ टेंस में पहला रूल। इसमें फिर रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसमें भी रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे किसका, शैल और विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शैल विल का यूज करेंगे। और रूल नंबर सेकंड कहता है बीन इज यूज्ड फॉर परफेक्टनेस। टेंस के नाम में परफेक्ट वर्ड मिल रहा है, तो माय डियर परफेक्टनेस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर। अब लेकिन आपको पता है कि शैल विल अपने साथ बीन नहीं ले सकते, बिकॉज बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, क्योंकि बीन तो बी की क्या है, थर्ड फॉर्म है। और मॉडल्स अपने बाद में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लेते, वो तो कौन सी लेते हैं, रूट फॉर्म। अब हमें यहां एक रूट फॉर्म लगाने की जरूरत पड़ेगी इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए, जिससे कि एक दूसरे से आपत्ति नहीं हो इनको। तो कौन सी वर्ब लगाएं हम, ऐसी वर्ब लगाएंगे जो रूट फॉर्म का काम भी करे और थर्ड फॉर्म के साथ लग सके। ऐसा जस्ट हमने पिछले टेंस में किया है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे किसका, हैव का यूज करेंगे एज अ रूट फॉर्म। किसके रूप में, रूट फॉर्म के रूप में हम हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और हैव के बाद बीन लगा दिया हमने परफेक्टनेस के लिए। एंड माय डियर रूल नंबर थर्ड कहता है कि मेन वर्ब के रूप में वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब के रूप में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, बिकॉज इन दिस टेंस वी कैन फाइंड द वर्ड कंटिन्यूअस। इसमें हमें शब्द मिल रहा है, कंटिन्यूअस वर्ड मिल रहा है, और कंटिन्यूटी को तो कौन रिप्रेजेंट करती है, आईएनजी फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और उसके बाद टाइम के साथ आपका सिंस फोर लगेगा ही लगेगा। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक बार लिख दूं यहां पर, सिंस फोर या फिर फ्रॉम, और इनके साथ लगेगा टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंस फोर के साथ भी टाइम आ सकता है, फ्रॉम के साथ भी टाइम आ सकता है। अब हमारा काम बनता है कि सिंस फोर को तो एक साथ लिखा है हमने, फ्रॉम को इनसे बिल्कुल अलग लिखा है। ये क्या डिफरेंस है दोनों में, वो दोनों के कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये हमें डिस्कस करना है। क्लियर है। लेकिन दोस्तों यहां आकर बेसिक रूप से जो सेंटेंस या अपने जो टेंस बनाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसमें यूज होने वाले एडवर्बियल्स जो हैं, उनका कांसेप्ट हमने कंप्लीट किया। और उसी के साथ में जो बेसिक तरीके से कैसे टेंस डिसाइड करें वो भी हमने कंप्लीट किया। और अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि अब आप यहां जब इस टेंस को एक बार पढ़ लें, तो एक बार तीनों टेंसेस को क्या करें, आप रिवाइज करें, और जिससे कि आगे के सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों अगली क्लास में मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा अगले अपने कंसेप्ट को लेकर, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। और सीक्वेंस ऑफ टेंस के साथ हम अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।